नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी एजीटी और केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी 2026 में पेट से आपको देखने को मिलेंगी, वो भी 25 के पेट से, पेट के 2025 के पेट से। ठीक है, तो उसी के क्रम में हम क्या कर रहे हैं, आपकी एग्रोनॉमी की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 2 क्लासेस आपकी ऑलरेडी क्या हैं, अपलोड हो रखी हैं। और जो 2 क्लासेस है उसमें पहली वीट की है और दूसरी क्या है, राइस की है। तो राइस की जो क्रॉप है वो उसका थोड़ा सा लेंदी सिलेबस था, इसलिए उसको 2 पार्ट में कवर किया है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड है और दूसरा पार्ट आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें मैंने क्या किया है, आपकी जो एग्रोनॉमी मतलब शस्य विज्ञान की जो क्लास है उसको क्या किया है, हिंदी में कवर किया है। ठीक है, हिंदी में, क्योंकि मोस्टली बच्चा क्या है कि यूपी बोर्ड का है एग्रीकल्चर में और हिंदी माध्यम से, तो इसलिए मैंने उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने इस क्लास में कवर किया है जो आपके क्या हो सकते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। तो उसमें से दोस्तों ज़रूरी ये नहीं है कि आपका एजीटी है, केन सुपरवाइज़र है, टीजीटी पीजीटी है और भी अन्य एग्ज़ाम हैं, उनमें भी आ सकते हैं। ठीक है, मेन जो हम लोगों का फोकस है वो आपका रखा गया है यूपी ट्रिपल एससी एजीटी और केन सुपरवाइज़र को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो बिना समय गवाए ये बढ़ते दोस्तों अपने क्लास की ओर। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, हम लोगों की जो क्लास है ये है एग्रोनॉमी कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो यहाँ दोस्तों हम लोग ये बेसिक सारा कवर कर चुके थे, अब आगे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लगभग दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था कि धान के साथ ढेंचा उगाकर 25 से 30 दिनों के बाद धान की खड़ी फसल में हल चलाकर मिट्टी में मिलाना ब्राउन मैन्यूरिंग कहलाता है। दोस्तों, ब्राउन मैन्यूरिंग जो टर्म है वो आपका है कि कोई भी लेग्यूमिनस क्रॉप या नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप जो है उसको हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट सॉइल में डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। फर्दर क्या कर सकते हैं, हम लोग हल चला सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई केमिकल स्प्रे डाल के उसको क्या करते हैं, जला दें, जिससे कि वो क्या हो, मिट्टी में मिल जाए। ठीक है, डिकम्पोज हो और सॉइल की हेल्थ को अच्छा करे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, धान एक अर्ध जलमग्न पौधा है, वह ऑक्सीजन पत्तियों में उपस्थित अरिनकाइमेटस ऊतकों द्वारा ग्रहण करता है। जैसा कि आपको पता है कि धान के दोस्तों खेत में क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के समथिंग में पानी हमेशा क्या होना चाहिए, भरा रहना चाहिए, आप लोगों को पता है। और अगर पानी भरा नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा कि आपकी जो धान की फसल है उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है दोस्तों, जो आपका ऑक्सीजन है ना, पत्तियों में उपस्थित अरेनकाइमेटस जो ऊतक होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, लेता है। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर अपना। दोस्तों, ये हम लोगों का क्या है टॉपिक, जलवायु, क्लाइमेट। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है, धान उष्ण व नम जलवायु का पौधा है। औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला है दोस्तों, भारत में क्षेत्रफल में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उत्पादन में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश अव्वल हैं। अभी दोस्तों आप लोगों को पता होगा, लेटेस्ट जो डेटा आया है, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग क्या है कि भारत धान के उत्पादन में विश्व में चाइना से क्या हुआ है, आगे निकल आया है। ठीक है, और चाइना से आगे आ गया है, भारत सबसे बड़ा क्या उत्पादक है। तो और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, पश्चिम बंगाल जो आपका है
पश्चिम बंगाल, ये ऐसा स्टेट है भारत का जहाँ क्या होता है कि तीनों सीजन में आपके तीनों जो सीज़न होते हैं या तीनों मौसम में क्या होता है, आपका धान उगाई जाती है औस अमन और औरों में, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में आप लोगों को पता है कि प्रमुख खाद्यान्न मछली चावल भी है, तो इसलिए वहाँ चावल क्या है, ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला दोस्तों पॉइंट है, भारत में धान की उत्पादकता जो है सबसे अधिक कहाँ है, पंजाब में। असल में दोस्तों आप लोगों को पता है कि पंजाब की जो ज़मीन है वो अधिक फर्टाइल है, ठीक है। पंजाब नियर बाय हरियाणा है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो बड़े बड़े जोत के किसान हैं और यूपी में अपने क्या है कि छोटे जोत के किसान हैं। छोटे जोत मतलब समझ रहे हो, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल फार्मर कहते हैं। उनके पास जोत 1 बीघे से भी कम है, किसी किसी के पास तो अब करंट में आधा आधा बिस्वा, एक एक बिस्वा ज़मीन बची हुई है। धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसका क्या है, प्रभाव सीधे सीधे पड़ता है। अब जब आप एक बड़े पैमाने पर खेती करेंगे तो उत्पादन अधिक मिलेगा, आप छोटे पैमाने पे खेती करेंगे तो उसमें उत्पादन कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि छोटे पैमाने पे क्या होता है, नुकसान भी आपका होगा और भी कम तमाम चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें छोटे पैमाने पे उत्पादन में बाधा डालती हैं, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। दोस्तों आप लोगों को पता है कि धान की जो मुख्य प्रजातियां हैं, धान वंश जो है वो ओराइजा है, इसकी 24 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 की खेती की जाती है। नंबर 1 है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा मतलब यह क्या है, यह एक द्विगुणित 2n बराबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर 24। इसकी 3 उप प्रजातियाँ हैं। अब जो ये ओराइजा सेटाइवा है, इसकी 3 है, एक इंडिका है, जेवोनिका है। पहली है इंडिका। इंडिका में भारत में उगाए जाने वाला धान इंडिका उपजातियों में सबसे से संबंधित है, ठीक है। यह उप प्रजाति खाद्य व उर्वरक के प्रति असक्रियता दर्शाती है, ठीक है। और अगला है आपका दोस्तों इसमें जैपोनिका। जैपोनिका मतलब यह है, इससे संबंधित प्रजातियां जापान में पैदा की जाती हैं। यह उप प्रजाति उष्ण और गर्म तथा ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें सबसे अधिक उत्पादकता इसी प्रजाति से होती है। अगला आपका जो दोस्तों है जवनिका, जवैनिका या जिवैनिका जिसे कहते हैं। ये उप प्रजाति मुख्यतः इंडोनेशिया में पाई जाती है। इसे बालू धान भी कहते हैं, ठीक है। अगली दोस्तों है ये जो आपकी अफ्रीका की है, मोस्टली आपकी इसमें लिखा ओराइजा गलबेरियम ग्लेबेरिमा, सॉरी, ओराइजा ग्लेबेरिमा जो है यह प्रजाति केवल दक्षिण अफ्रीका में उगाई जाती है। और बाद बाकी आप लोगों की जो ओराइजा सेटाइवा है मेन ये जो अपने इंडिया में होती है और आसपास के चाइना वगैरह में होती है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट अपना टॉपिक का इसका है मृदा, मिट्टी। धान की खेती के लिए चिकनी मटियार, क्ले या मटियार दोमट। देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखनी, दोमट मिट्टी जो है ये सबसे बेस्ट मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी है आपकी ये हम मान के चलिए, जिसे हम लोग कहते हैं लोम या सैंडी लोम, ठीक है। यहाँ लिखा है क्लेई, क्ले या मटियार दोमट, ठीक है। भूमि उत्तम रहती है क्योंकि इसमें पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। आपको क्या चाहिए, ऐसी भूमि चाहिए जो वाटर को होल्ड कर सके, ठीक है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी होती है क्ले की। तो धान की जो खेती है, जैसे आपने लगा ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल है जो ब्लैक सॉइल में क्या होता है, मोल्ट मोरिलोनाइट की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। अब जब मोल्ट मोरिलोनाइट इसमें ज़्यादा पाई जाती है तो ये क्या करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ा देता है, ठीक है। देखिए सॉइल में पानी जो रुकने की क्रिया है वो डिपेंड करती है 2 चीज़ों पर, कि मैक्रोपोर और माइक्रोपोर। अगर उसमें जो माइक्रोपोर हैं, ठीक है, उनकी संख्या ज़्यादा है तो क्या होगा, वाटर होल्डिंग अधिक होगा।
और अगर उसमें क्या होगा, मैक्रोपोर मतलब जो बड़े कण हैं उनकी संख्या अधिक होगी तो वाटर होल्डिंग कम होगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले 3 होते हैं, ठीक है। आपका जो सैंड है उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे ही आप पानी डालते हैं वो क्या करता है, पानी लीच डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है। और यहीं आप लोग अगर क्ले में डालेंगे तो क्या होगा, क्ले उसको पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने में होल्ड कर लेता है, ये है, ठीक है। बाइंडिंग नेचर भी होता है क्ले का, स्टिकीनेस भी होती है क्ले में, सॉइल एंड सिंक प्रॉपर्टी भी क्ले की होती है, सेल्फ मल्च सॉइल जो होती है वो भी क्ले ही में होता है, ठीक है। ये सारे इसके लक्षण हैं। अगला पॉइंट है, धान की खेती अम्लीय भूमि में भी की जा सकती है जिसका पीएच मान 4 से 6.5 तक के बीच उपयुक्त है। ये जो धान की आपकी खेती है ना, ये थोड़ी सी क्या होती है, एसिड लविंग क्रॉप है, तो इसके लिए अम्लीय भूमि जो होती है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगला दोस्तों क्या है हम लोगों का पॉइंट, ये है उत्तर पूर्वी भारत में धान की खेती 3 मौसमों में की जाती है। अब 3 मौसम कौन से हैं, औस, ठीक है, उसके बाद अमन और उसके बाद बोरो, ठीक है। औस में लिखा है पश्चिम बंगाल एवं बिहार में मई जून में, ठीक है। अमन आपकी अघानी है जून जुलाई में, और बोरो क्या है, वेस्ट बंगाल, और इसके बाद डलुबा ये जो है आपकी नवंबर दिसंबर में कहाँ की जाती है, उड़ीसा में की जाती है, ठीक। अगला दोस्तों टॉपिक में पॉइंट है बीज दर, सीड रेट कितना क्या होता है। तो इसमें यहाँ दोस्तों पढ़ते हैं, हम लोग बताते हैं छिड़कवा विधि, या मतलब ब्रॉडकास्टिंग, जैसे देखा होगा अपने गांव में किसान जो छिड़क के बीज जो सीड हैं वो सब डालते हैं, तो उसके लिए लिखा है 100 kg पर हेक्टेयर। और उसके बाद में ड्रिबलिंग विधि से आपका है 60 से 80 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। हाइब्रिड धान की बीज दर जो है 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। ये दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला है डेपोंग विधि से, तो यहाँ आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ, ठीक है। 12 से 15 kg पर हेक्टेयर रहता है, ठीक है। और यहाँ एरिया भी लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये है 3 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एरिया, और 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया पर हेक्टेयर, ठीक है। यह नर्सरी को सबसे उपयुक्त विधि है। डेपोंग विधि देखिए बहुत बढ़िया विधि, आप लोगों को भी पढ़ा होगा, पता होगा। इसमें क्या होता है कि आपको जो पानी है, लेबर चार्ज है, उसमें ज़्यादा आपको खर्चा नहीं आता है, ठीक है। और बढ़िया जो सीड होता है उसको सोक कर दिया जाता है ओवरनाइट, उसके बाद निकाल के उसको प्लास्टिक पे फैला दिया जाता है, कवर करके उस पर क्या करते हैं, पानी हरी डालते रहते हैं, तो वो क्या करता है, जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। बुआई का अंतराल जो है 20 × 10 सेंटीमीटर, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट। अब आगे बढ़ते हैं नर्सरी की विधियाँ। नंबर 1 डेपोंग विधि, धान की नर्सरी तैयार करने की यह विधि फिलीपींस से आई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस विधि में बीज बोने के लिए 14 से 15 दिन बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों ये जो आपका है यहाँ 1.5 रहेगा, ठीक है, kg पर मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ लिखा है इस विधि में 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर क्षेत्र के हिसाब से धान के बीजों को बिना मृदा के फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट के टाट या पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। और उसमें क्या होता है, 11 से 14 दिन में क्या होता है, अंकुरण निकल आता है, ठीक। अगला दोस्तों पॉइंट है नर्सरी की विधि में गीली क्यारी विधि। इसमें 1 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए 1000 वर्ग मीटर में नर्सरी तैयार की जाती है। बीज दर आपका जो रहता है 40 से 50 किलोग्राम, ठीक है। और इस विधि में बीज बोने के लिए 20 से 25 दिन बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। धान की रोपाई 3 से 4 पंक्तियां आने पर करनी चाहिए, 3 से 4 पत्तियां आने पर करनी चाहिए। अगला है धान की जो SRI पद्धति है, श्री जिसे हम लोग कहते हैं, या धान उगाने की नई विधि जो मेडागास्कर
में विकसित हुई। ठीक है, इस विधि में बीज, पानी व समय की बचत होती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा, लेकिन श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है, रसायनों का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है तथा कार्बनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जिससे भूमि की संरचना का सुधार होता है। ठीक, ये अगली है दोस्तों, इसी में है, टू बी कंटिन्यू। इस विधि में धान के खेतों में पानी नहीं भरकर खेतों को बार बार सिंचित कर नम रखा जाता है। इसमें पौधों की 25x25 पर रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर नर्सरी हेतु 100 मीटर स्क्वायर एवं 5 kg पर हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। इतना आपके लिए सफिशिएंट होता है। अगला दोस्तों पॉइंट है दोस्तों, जो टॉपिक का इसका वो है उर्वरक। तो आपको पता है कि NPK का जो रेशियो होता है 100-60-60। ठीक है, एवं क्या है, खैरा रोग की रोकथाम के लिए जिंक ZnSO4 25 kg पर हेक्टेयर अंतिम पडलिंग के समय देते हैं। ठीक है, धान में नाइट्रोजन उपयोगिता क्षमता 30 से 40% होती है और धान में आपको पता है कि वोलेटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त जो नाइट्रोजन उर्वरक है वो क्या है, अमोनिया सल्फेट है। अमोनिया सल्फेट जो है वो सबसे बेस्ट है। धान की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए लीफ कलर चार्ट काम में लेते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है नाइट्रोजन का लेवल क्या है। जैविक उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, जीवाणु उर्वरक जैसे एजोला, नील हरित शैवाल तथा एजेटोबैक्टर आदि प्रमुख हैं। खेत में पानी की अधिक मात्रा होने पर एजोला व नील हरित शैवाल वरदान सिद्ध हो रही हैं। ठीक है, रोपाई के 1 सप्ताह बाद 2 से 3 टन एजोला प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें। नील हरित शैवाल प्रतिवर्ष धान के खेतों में 20 से 30 kg नाइट्रोजन क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। अगला है दोस्तों पडलिंग या पंकिल क्रिया। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। धान की बुआई के से पूर्व खड़े पानी की अवस्था में मृदा की पडलकर की सहायता से जुताई करना पहलिंग कहलाता है। यह मृदा की संरचना का ह्रास करती है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, पडलिंग अपारगम परत का निर्माण कर जल के निशालन के नुकसान को रोकती है, फसल में खरपतवार नियंत्रण करता है तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। कुछ जो कॉमन बीड हैं उनके बारे में, खरपतवार जो हैं जैसे जंगली धान इकाइनोक्लोआ कोलोना, ठीक है, सावा घास इकाइनोक्लोआ कुसगे, ये दोनों धान के मुख्य खरपतवार हैं। धान की खड़ी फसल में क्रॉस हल चलाकर खरपतवार या अधिक पौधों को निकालने की क्रिया को बुशनिंग कहते हैं। ठीक है, अगला है चावल का प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग ऑफ राइस, जिसे माइलिंग कहते हैं। ठीक है, दाने को चमकाने के दौरान हेलेरोन परत और भ्रूण को हटा दिया जाता है। विटामिन बी का नुकसान होता है, विशेष रूप से थायमीन, जिसकी कमी से उन व्यक्तियों में बेरी नामक बीमारी होती है जो लगातार पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं। ठीक है, चावल की पॉलिशिंग बहुत महीन चोकर को माइल्ड चावल से निकालना और सतह को चिकना करना पॉलिशिंग कहलाता है। अब चावल के पर बॉइलिंग जो पॉइंट है इसी का है प्रोसेसिंग ऑफ राइस का। यह एक हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया है जिसमें स्टार्च के क्रिस्टलीय रूप को अपरिवर्तनीय सूजन और स्टार्च के संलयन के कारण एक अनाकार रूप में बदला दिया जाता है। ठीक, तो ये दोस्तों आपका क्या है कि यहाँ से आपकी जो राइस क्रॉप है, राइस क्रॉप क्या है, कंप्लीट होती है। अब इससे ज़्यादा कुछ बढ़िया बेहतर हो नहीं सकता है और इससे अधिक कुछ आने की उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।